So is this screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So first we will start as usually from the key terms. जितने भी key terms है हम उनसे start करेंगे. Okay. So today we will see only the key terms which is used in Microsoft Office Access. So these are the key terms which are in your screen. I will start one by one. So the very first key term is Access Workspace. तो Access Workspace इसके जो आप जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हो एक्सेस वर्क स्पेस तो उसी से समझ में आ जा रहा है कि ऐसा एरिया जहाँ पे हम MS एक्सेस में वर्क करेंगे, है ना. द एरिया वेयर द यूजर वर्क इन MS एक्सेस. ओके. तो जो शीट है, जो शीट ओपन होगी जब आप MS एक्सेस ओपन करोगे, तो जो शीट ओपन होती है जहाँ पे आप वर्क करोगे वो दैट इज कॉल्ड एज MS एक्सेस वर्क स्पेस. नेक्स्ट कम्स द एक्शन क्वेरी. Action query. A query represented by an hyphen sign icon, जो ये साइन है इससे रिप्रेजेंट होता है. Exclamatory mark on a navigation pane that can copy or edit the data. ठीक है. तो जो ये एक्शन क्वेरी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो साइन होता है ये जो यहाँ पे आपको ये साइन दिख रहा है इस साइन से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये जो है एक्शन क्वेरी का जो हम ये यूज करते हैं अगर हमें किसी तरह का नेविगेशन को कॉपी और एडिट करना है डेटा में, तब इसका यूज होता है. नेक्स्ट कम्स द एग्रीगेट फंक्शन. दिस include all functions which are used to calculate the total of data like add, count, etc. तो ये एग्रीगेट फंक्शन जो होता है ना, इस फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जिस समय हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे शीट में. ओके. और इसका यूज क्या करते हैं, डेटा के लिए यूज होता है. कोई अगर आपको जैसे किसी चीज कोई यूनिट जितने भी न्यूमेरिकल्स या फिर जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है उसका अगर आपको एवरेज निकालना है, उसको काउंट करना है, तो हम एग्रीगेट फंक्शन इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट कम्स द अपेंड क्वेरी. अपेंड क्वेरी. दिस फीचर्स हेल्प इन एडिटिंग इन एडिंग द रिकॉर्ड टू अ टेबल. अगर आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, जैसे हम एक्सेल में ऐड कर रहे थे रिकॉर्ड्स, राइट, कैसे कर रहे थे, इंसर्ट में जाके, तो उसी हिसाब से आप अपेंड क्वेरी में जाओगे और अगर आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है अपने टेबल में तो आप ऐड कर सकते हो. बिटवाइज कंपैरिजन. बिटवाइज कंपैरिजन. So this feature compares two numeric expression bit by bit. तो जैसे इसमें क्या होता है ना, जितने भी न्यूमेरिकल जो भी डेटा प्रेजेंट होगा, और डेटा हमेशा कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट. 1 2 3 4 इस तरह से डेटा प्रेजेंट होते हैं जो भी हमारे पास डेटा होता है. तो मतलब उसको क्या कहते हैं, बिट कहते हैं. ठीक है. दिस फीचर कंपेयर्स टू न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस बिट बाय बिट. मतलब जैसे एक डेटा है उसको बिट कहा जाता है, तो दो डेटा के बीच में कंपैरिजन करता है, तो दैट इज कॉल्ड बिटवाइज कंपैरिजन. ओके. तो जैसे दो डेटा है, दो बिट है, तो उसको कंपेयर करने के लिए इस ये वर्ड या फिर ये यूज होता है. ओके. देन कम्स द बाउंड कॉलम. द कॉलम बाउंडेड बाय कंट्रोल सोर्स टू a specific field. अगर कोई कॉलम है जिसमें कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल डेटा फीड करना है, सपोज करो एक डेटा का एग्जांपल जैसे कि 2020 में जब कोविड हुआ था, तो एवरी स्टेट, ठीक है, एवरी स्टेट में कितने केसेस रिपोर्ट हुए थे, ये सपोज करो आप एक डेटा फीड कर रहे हो. तो एक कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपने स्टेट्स को फीड अप करना है, मतलब स्टेट के नाम फीड करना है, तो वो जैसे आपने एक कॉलम ले लिया ना, तो वो कंट्रोल सोर्स हो गया, उसमें क्या होगा, स्टेट्स आ जाएंगे सारे. तो इस लाइक वाइज बाउंड कॉलम में यूज होता है. मतलब कोई एक कॉलम आप पूरा सेलेक्ट कर लोगे ना, जैसे
जैसे एक्सेल में क्या था, कॉलम कॉलम और रो था ना, कॉलम A B C D और रो 1 2 3 4। तो जैसे ए कॉलम सेलेक्ट करने तो उसमें क्या है, नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का, तो वो पूरा सेलेक्टेड है कि आप नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखोगे, तो वैसे नेम ऑफ द स्टेट्स लिख दिया इस तरह से, ठीक है। चार डेटा टाइप, चार डेटा टाइप, an unchargeable length of data type which has maximum of 8000 ANSI characters found in MS Access project। ठीक है, इसमें क्या है कि अ, मतलब एक डेटा में आप कितना, एक जैसे आपने डेटा फीड करना स्टार्ट किया तो आप कितना डेटा उसमें मैक्सिमम फीड कर सकते हो, 8000। तो जितना इतना आप डेटा इसमें MS एक्सेस प्रोजेक्ट में आप फीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कम्स द data access objects, data access objects, that is DAO, portrays the object that are helpful in arranging and editing the data। ठीक है, DAO किसके लिए हेल्प होता है, जो भी आपने डेटा लिया है, जैसे अब आप उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, तो अरेंजमेंट के लिए और एडिट करने के लिए डेटा को हेल्प करता है DAO। Next comes the database, an arrangement of set of data in a computer। तो डेटाबेस क्या हो गया, जो भी डेटा आपने कंप्यूटर में फीड किया है या फिर अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में फीड किया, वो क्या आ गया, डेटाबेस कहा जाता है उसको, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज डेटाबेस। डेटाबेस एप्लीकेशन, an application that makes it easy for the user to operate database by using tables, forms, queries, macros, code, molecules and reports। जैसे जो भी आपने डेटा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन फीड किया हुआ है कंप्यूटर में इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, दैट इज टर्म्ड एज डेटाबेस। अब आप उसको जैसे अप्लाई करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड है, ठीक है, अब आप उसको यूज कर रहे हो, इसके फॉर्म आइदर आप टेबल फॉर्म में यूज कर रहे हो, या फिर क्वेरीज के लिए यूज कर रहे हो, या फिर मैक्रोस के लिए यूज कर रहे हो, किसी तरह के कोड मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर रहे हो, रिपोर्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज, जो डेटा है उसका यूज करना इज टर्म्ड एज डेटा एप्लीकेशन। और उसका वेरियस फॉर्म हो सकता है, किसी भी तरह से आप डेटा को यूज कर सकते हो। ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, GUI, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। सो in Access database, GUI is a 16-byte field that creates a distinct identifier for preventing any replication or duplication। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि किसी तरह का डुप्लीकेशन ना हो, उसके लिए हम एक 16 बाइट का फील्ड प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी हेल्प से कोई हमारे जैसे जो डेटा तुमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, तुमने रिसर्च किया और उसके रिसर्च के बेसिस में वो डेटा उस पर्सन ने, किसी सपोज करो किसी एक पर्सन ने को रिसर्च किया और उसके बेसिस में उसने एक डेटा प्रिपेयर किया, एंड नाउ दैट पर्सन डजंट वांट कि ये डेटा कोई कॉपी करे, वो चाहता है कि डिस्प्ले करे, मींस कि सब लोग देख सके बट कोई कॉपी ना कर सके। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, 16 बाइट का एक फील्ड जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज GUID और ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, जिसकी वजह से कोई उसको, जो आपका डेटा है वो लोग रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बट उसमें से क्या नहीं कर सकते हैं, कोई डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, मतलब कॉपी नहीं कर सकते या उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते, ठीक है। की फील्ड, की फील्ड, इट इज प्रेजेंट इन अ टेबल which helps in distinguishing between two similar entries with the help of a unique ID number। तो की फील्ड क्या होता है, जैसे दो दो बाइट से, मतलब दो सेल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और वो क्या है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है,
तो इन दोनों में अब आपको, जैसे आपने एक एक कॉलम में, एक रो में से रो नंबर, अगर आप एक्सेल के हिसाब से समझो, तो सपोज आपने A5 सेल में, जो कि सेल को यहाँ क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, ठीक है, उसमें आपने एक इंफॉर्मेशन फीड किया, वो नंबर था 16, और ऐसे ही Z22 में भी एक नंबर आ रहा है जो कि है 16। अब आप चाहते हो कि क्या अर्निंग हो उसमें, आप इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सको, तो हम उसके लिए भी एक आईडी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि इजीली पता चल जाएगा कि जैसे जो पहला 16 नंबर है, जो पहला बाइट नंबर है, दैट इज फॉर से फॉर द एज ग्रुप, और जैसे जो दूसरा है वो किस चीज के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, 16 है तो वो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ यूनिक आईडी नंबर। ओके, और ये जनरेट करना पड़ता है, यूनिक आईडी नंबर जो है वो हमें जनरेट करना पड़ता है, ताकि हम क्लियर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन में डिस्टिंग्विश कर सके। अगर सेम जैसा एंट्रीज अगर सेम है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। क्वारी, इट इज अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। आपको क्वेरीज में क्या करते हैं, या क्वेरी में क्या करते हैं हम, कोई एक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप डेटा में जाओगे और वो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, मतलब अपनी क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन कम्स द कीबोर्ड हैंडलर। In keyboard handler, what we can do, a code that helps the user to get a response, particularly to the input given by the user through keys। ठीक है, कीबोर्ड हैंडलर में क्या होता है, कोई भी कोड है, ठीक है, जैसे कोई अगर हमको इनपुट चाहिए, मीन्स आपको कोई इनपुट चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें कीबोर्ड हैंडलर में आपने एक कोड जनरेट किया और उसको फीड किया, ताकि आपको एक से इनपुट मिले। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कीबोर्ड हैंडलर अ कोड दैट हेल्प्स द यूजर। ठीक है, एक कोड जो कि यूजर को हेल्प करता है, ताकि क्या मिल सके, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, टू गेट अ रिस्पॉन्स पर्टिकुलर टू द इनपुट गिवन बाय द यूजर थ्रू की। कोड का यूज कर रहे हैं हम, आपको ऑलरेडी कोड्स पता है और आप कोड का यूज कर रहे हो ताकि आप एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सको। जैसे सपोज जितने भी ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, ठीक है, जिसमें कि पोलियो के से अफेक्टेड पीपल के डेटा है, या फिर निमोनिया से अफेक्टेड, एस्थमा से अफेक्टेड, हार्ट कंडीशन से अफेक्टेड पीपल के इंफॉर्मेशन है, बट वो इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में फीड है, दे आर फीड इन द फॉर्म ऑफ ए कोड। ठीक है, तो अगर आपको वो कोड पता है, ओके, से द कोड ऑफ पोलियो पोलियो पेशेंट्स डेटा इज P007, और ये कोड आपको पता है, यू हैव जस्ट पुट द कोड, और आपके सामने पूरा पोलियो से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो ओपन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड हैंडलर। ओके, नेक्स्ट कम्स द टर्म दैट इज लेबल। ओके, लेबल, a type of control seen in forms and reports, okay, that regulates the descriptive text, instruction and caption। अब लेबल क्या होता है कि ये भी एक तरह से कंट्रोल है, जो कि आपको किस में दिखाई देगा, एक्सेस के थ्रू। अगर आप कोई फॉर्म जनरेट कर रहे हो या रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, तो उसमें मिलेगा, जिसमें कि आप क्या आता है, कोई टेक्स्ट है, कोई इंस्ट्रक्शन है या कैप्शन है, उसको एक कंट्रोल्ड वे में आप अलाइन कर सकते हो या फिर बना सकते हो। जैसे कोई आपने एक रिपोर्ट जनरेट कर, ठीक है, उसमें आप जो रिपोर्ट में मेन जो आपका कंसर्न है वो आपसे हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपने लेबल का यूज किया, जिसमें आपने, आप क्या करोगे कि जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है या पॉइंट है ना, या टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, उसको आपने हाईलाइट किया, और उसको आप क्या कर रहे हो, एक लाइन को या एक वर्ड को आप हाईलाइट कर रहे हो, तो दैट इज कम्स अंडर द लेबल।
local object. Local object. All the objects generated in design master or replica which cannot be copied in any way to the other members in the set of replica. ठीक है, जैसे आपने लोकल ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, जैसे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल है, बट उसको आप क्या है ना, कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इससे उसका रेप्लिका भी नहीं निकल सकता और उसको उसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। दिस कम्स अंडर लोकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि और इसको आप कहाँ जनरेट करोगे, डिजाइन मास्टर और रेप्लिका में ही जनरेट करोगे, और उसको फिर क्या होगा, कोई कॉपी नहीं कर सकता है, कोई उसका रेप्लिका नहीं बना सकता है, कोई उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी local replica. First one was local object, then comes the local replica. A replica that does not exchange in data with the other replica in its set, but directly interchange data with its hub or global replica. ठीक है, जैसे अगर मतलब एक लोकल रेप्लिका इजी टर्म में समझने के लिए आप ये समझो कि जैसे आपने जब प्रिपेयर कर लिया है डेटा, जिस टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हो, उस समय आपने ऐसे मोड में रखा है कि उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक आपके क्लास में एवरी स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ रिसर्च, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप एक एजम्पशन करके चल सकते हो कि इससे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो जैसे क्लास टेस्ट हो रहे हैं, आपने क्या किया कि आपने आंसर, हर एक स्टूडेंट के पास टेस्ट के लिए फॉर्म आ गया है ना, गूगल डॉक्स से फॉर्म आ जाता है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी के थ्रू गूगल डॉक्स से या फिर आपने लिंक में जाके वो फॉर्म ओपन कर लिया और आपने क्वेश्चंस करे, तो जिस टाइम पे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, फाइन, उस समय कोई, आपने ऐसे फॉर्मेट में उसको सेट किया है, कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि इवन दो, अगर सपोज करो ऐसा है कि बाकी लोग वो, जैसे एग्जाम्स का तो एकदम स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट रहता है कि कोई एक दूसरे का फॉर्म या फिर आंसर्स नहीं देख सकते हैं ना, जैसे आप अगर आप लोग टेस्ट देते हो तो ये एक्जैक्टली पता होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च वर्क है, इसमें होता है कि हम डेटा देख सकते हैं एक दूसरे का, है ना, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस है, इवन जब कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी हम एक दूसरे के डेटा देख सकते हैं, क्या उसका कंटेंट है वो देख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होता है कि हर किसी को रिसर्च वर्क डिफरेंट मिला हुआ होता है, तो देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस पर्पस और फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बट कई टाइम क्या होता है कि जैसे देखने के टाइम पे कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, राइट, या फिर उसके जिसमें मेहनत करी है उससे चोरी कर लेते हैं। तो जिस वक्त, जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हो, उस समय कोई उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा, बट जैसे ही वो पब्लिश हो गया, जैसे कि आप जिस समय टेस्ट लिख रहे हो, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, बट जैसे ही आपने टेस्ट सबमिट कर दिया, अब उसके बाद लोग उसे देख सकते हैं, देख तो पहले भी सकते थे, ठीक है, बट उसको कॉपी नहीं कर सकते थे, ये समझ लो आप। बट जैसे आपने सबमिट कर लिया, अब आपके नाम से ये रजिस्टर्ड हो चुका है कि दिस आंसर वाज गिवन बाय से स्टूडेंट नंबर वाई एंड दिस इज बिन रिकॉर्डेड, ठीक है, स्टूडेंट नंबर वाई को के का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, और ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब कोई और देखना चाहे तो वो देख सकता है। अब जब एक बार पब्लिश हो चुका है, क्योंकि वो आपके नाम पे पब्लिश हो चुका है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क आ गए, मार्क्स आ गए हैं, मतलब एक स्टूडेंट है जैसे प्राची है, उसके मार्क्स आए हैं 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, अब ऑब्वियस है, जिस वक्त वो आंसर लिख रही थी उस समय लोग देख पा रहे थे पर उसको कॉपी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका हर एक सेट ऑफ
सबका क्वेश्चंस डिफरेंट था, ठीक है, ये समझ के चलो कि सारे क्वेश्चंस डिफरेंट थे, बट आप एक दूसरे के आंसर्स देख सकते थे, बट आप कॉपी नहीं कर सकते। बट जिस टाइम आपने वो एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो, अब स्टूडेंट के नाम पे वो रिकॉर्ड हो चुका है कि ये क्वेश्चन पेपर प्राची का था, सेट नंबर 17, ओके, सेट नंबर 17 और सेट नंबर जी, चलो सेट का नंबर हमने मान लिया, पेपर का जो सेट है, जैसे आपके क्लास में अगर 26 स्टूडेंट है तो सबको ABCDE करके 26 डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के क्वेश्चंस बने और आपको दिया गया, ठीक है। तो सेट नंबर जी was given for to प्राची, तो प्राची ने सेट नंबर जी का आंसर लॉक कर लिया है, और अब क्या हो रहा है कि अब वो सबको शो हो रहा है, अब कोई भी उसको कॉपी करना चाहे तो कर सकता है जब वो रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। क्योंकि क्या है ना, अगर कोई कॉपी भी करेगा, इसका रीजन ये होता है कि अगर कोई कॉपी भी करेगा तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी प्राची को मिल चुका है कि उसके मार्क्स कितने 40 आउट ऑफ 40 है। तो दिस कैन बी डन इन लोकल रेप्लिका। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे जो चीजें बेसिकली इसका यूज ऐसे होता है, ठीक है, जैसे ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं तो उसके लिए होता है लोकल रेप्लिका का यूज। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। नेक्स्ट कम्स द पैरामीटर क्वेरी। Okay, parameter query. A query that enhances the working capacity of the query by adding more features to it, like entering value through interaction. पैरामीटर क्वेरी में क्या होता है कि आपको अगर किसी चीज का डाउट है और आपने किसी चीज को सर्च किया, तो आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, आपको उससे रिलेटेड वो मेन इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ताकि आपका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो दिस comes under the parameter query. Next is the SQL database. SQL is structured query language, and a database that uses structured query language is called as SQL database. अब structured query language में क्या आएगा कि जैसे आप गूगल में देखो, इसका बहुत यूज होता है, जैसे आप गूगल में फीड करते हो, सपोज करो आपको कोई टॉपिक ढूंढना है जो कि है, उससे कंप्यूटर कंप्यूटर इज योर टॉपिक, और इसे नो यू कैन टेक अ कंसाइज्ड वन, जैसे कि कोई एक डिजीज कंडीशन ले लो आप, जैसे आप ले लो ईयर इन्फेक्शन ले लिया, ठीक है। अब हमको एक असाइनमेंट मिला है जिसमें कि हम असाइनमेंट बनाना है हमको ईयर इन्फेक्शन में, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, है ना, आपके हाथ में फोन है, आपने गूगल में सर्च किया ईयर इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपको फीड होता है, उससे रिलेटेड फिर उसके अलावा आपको, है ना, अदर अदर इंफॉर्मेशन भी आते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी स्टडी को। दिस इज अबाउट पैरामीटर क्वेरी एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसी में आता है मोस्टली। अब स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, मोर कन्फाइंड होगा, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो रिलेटेड टू सिर्फ ईयर इन्फेक्शन आएंगे। पर जिससे पैरामीटर क्वेरी में क्या हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड आपने डाला तो दो तीन पॉइंट आपको दो तीन जो आपके लिंक्स है वो ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड है, बाकी जो है वो हो सकता है कि ईयर से एनाटॉमी ऑफ ईयर, है ना, फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, या फिर एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, एक्यूट, ऐसे क्रोनिक, ऐसे में कुछ से रिलेटेड है, बट मिलता जुलता कुछ दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, वेट, नेक्स्ट पेज स्लाइड डाउन नहीं किया। सो दिस वाज जो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी ना, लोकल रेप्लिका, पैरामीटर क्वेरी एंड एसक्यूएल डेटाबेस। दिस इज ऑल अबाउट योर की टर्म्स व्हिच इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इतना आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में की टर्म्स हैं जो कि यूज्ड होते हैं। और ये तो हो गया, आप अभी हमने स्टार्ट कर दिया है आपका 6th चैप्टर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस।
और आगे हम लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि आई गेस 1 या 2 क्लास में ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। बट आप मुझे ये बताओ कि जो हमने अभी तक पढ़ा ना, क्योंकि 5th यूनिट तक आपके एग्जाम्स में आने वाला है, तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके मैंने की टर्म्स सारे बता दिए थे ना आप लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, जैसे एनिमेशन था, ऑडियंस, हैंडआउट्स, ये सब सारे बताए थे ना, बैकग्राउंड, बबल चार्ट, ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स, यस मैम। है ना, सारे बता दिए थे। मैंने मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बताया था, और मुझे लग रहा है कि किसी एक एक्सेस सॉरी एक्सेल या फिर वर्ड्स, किसी में से मैंने की टर्म्स आप लोगों को नहीं बताए, क्योंकि तुम लोगों को याद है, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल कि मैंने कौन सा, या फिर एक्सेल का आपको की टर्म्स नहीं बताया, यस, या फिर वर्ड्स के नहीं बताए, किसी के की टर्म मैंने आपको नहीं बताए हैं। आई थिंक मैंने एक्सेल के नहीं बताए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के मैंने बताया, राइट? मैं करेक्ट हूँ? तो मुझे आपको वो बताने हैं, क्योंकि अगर की टर्म्स से भी कुछ क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ, तो आप लोगों को मैंने बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का बताया, राइट? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के की टर्म्स आपको बताए हैं। आई एम नॉट एबल, yes or no, because I'm not able to hear anything. नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बताए हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो मेरे हिसाब से शायद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रहता है की टर्म्स, है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज रिमेनिंग, आई गेस। एम आई करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम की टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ओके, मैं आपको ये बता दूंगी इसके की टर्म्स, इसमें की टर्म्स थोड़े कम है, तो मैं ये बता दूंगी। उसके बाद अगेन आई एम रिपीटिंग, टिल यूनिट 5, टिल चैप्टर 5, नॉट यूनिट 5, चैप्टर 5 तक आपके एग्जाम्स में आने वाला है, तो यू हैव टू गो थॉरोली, अच्छी तरह से थॉरोली पढ़ लेना आप लोग। कोई डाउट है? यस यस, यस स्टूडेंट्स आस्क, somebody was saying something. I'm not able to hear any one of you. मैम वो पूछ रही है क्या बोलते हैं पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा? हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल ओके मैम। चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। ओके, ओके थैंक यू मैम। ओके।